गार्डियन ने पिछले कुछ महीनों में और उसके पहले एक पूरी श्रृंखला प्रकाशित की, वो पॉपुलिज्म पर थी। और गार्डियन ने पूरी दुनिया का सर्वेक्षण किया और अनेक लेखों के ज़रिए ये बतलाने की कोशिश की कि एक नई परिघटना अब हम देख रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, और इसे पॉपुलिज्म कह सकते हैं। पॉपुलिज्म की जो पूरी परिघटना है, जो विश्वव्यापी है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको दो पहलू में देखना चाहता हूँ पॉपुलिज्म को। एक तो आई थिंक वी हैव टू रीविजिट द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2009-2010, because in a global context that's a pivotal moment in the rise of populism. The one consequence of that crisis was a political closing almost everywhere in the world, independent of the kind of political system you had. Let's try and analyze what are the elements of the 2009-2010 financial crisis. So the first thing that the 2009-2010 crisis did was put a question mark on globalization itself. And globalization पे कई तरह के विचार हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, कितना आर्थिक लाभ हुआ, कितना रोजगार बढ़ा नहीं बढ़ा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की जो एक खास बात है कि उसमें एक तरह का खुलाव और ओपननेस निहित है। एटलीस्ट दैट्स हाउ यू हैव टू प्रेजेंट इट। दूसरी जो चीज़ हुई 2009-2010 क्राइसिस से, अच्छा, इंडिया में हमको ये मुगालता था कि हमारी इकोनॉमी सुई जेनेरिस है। द मैटर ऑफ फैक्ट इज द इंडियन इकोनॉमी इज बीन वेरी क्लोजली इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी, राइट? इंडियन ग्रोथ रेट्स ब्रॉडली ट्रैक ग्लोबल ट्रेंड्स. Our trade over GDP ratio is actually higher than China's, right? It's a remarkably globally integrated economy. So one of the second consequences of that crisis was a delegitimation of elites, existing elites across the world. लेकिन 2009-2010 में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा है हर सोसाइटी में is about the corruption of the elites of that society. And I don't mean corruption just in a transactional sense कि आपने घूस खाए कि नहीं, एक तरह का जिसको कहते हैं structural corruption, वैचारिक corruption. Right? Common trend in intellectual life all across the world, for example, is an assault on universities and intellectualism in general. In the Indian context, although we didn't recognize it at that moment, the crisis of UPA2, right, was a simultaneous conjunction of this crisis. You have the slowdown of economic growth. You have rising inflation, right? You have visible and manifest claims that the old order is fundamentally corrupt, right? इस संदर्भ को देखें तो जो पॉपुलिज्म के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो एक साथ बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं. एंटी एलिटिज्म. सेकेंड एलिमेंट ऑफ दैट पॉपुलिज्म इज कॉन्स्टेंट political control of the economy. You have to keep showing कि भाई somebody is in charge. This is not an economy that is at the mercy of anonymous forces. You have to personify that. तीसरा जो उसका परिणाम जो स्वरूप है, so anti-elitism is anti-institutionalism. Anti-institutionalism इसलिए कि जब हमने ये सोचने की कोशिश करी हम इस परिस्थिति में क्यों पहुंचे, ये करप्शन क्यों है, इकोनॉमिक स्लोडाउन क्यों है, हमारा जो उत्तर वो ये था कि जो हमारे फॉर्मल प्रोसेसेस हैं वो बाधा बन गए हैं ग्रोथ में, राइट? हम कहते हैं ना ड्यू प्रोसेस इज द पनिशमेंट इन द इंडियन लीगल सिस्टम. आप उसको जनरलाइज कर दीजिए. भाई आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करेंगे ग्रोथ कम हो जाएगी, अगर आप 360 डिग्री कंसल्टेशन करेंगे ग्रोथ कम हो जाएंगी. कि संस्थाएं जो हमारी हैं, पार्लियामेंट, कोर्ट्स, ये संस्थाएं ही हमारी ग्रोथ, स्लो ग्रोथ का एक कारण बन गई है. एक इम्पेशंस आ गई, इंस्ट्रूमेंटलिज्म आ गया कि संस्थात्मक सोच एक तरह से ठहराव की सोच है, राइट? उसमें इम्पेशंस नहीं है, वो संस्थाएं अपनी संस्थात्मक सोच में ही उलझी रह जाती है, राइट? तो तीसरा उसका इंस्टीट्यूशनलिज्म. और जो चौथा पहलू जो सबसे विकराल रूप में उजागर होकर आया है वो उसका एसोसिएशन विद नेशनलिज्म. जब वो इलीट्स डीलेजिटिमाइज हुई तो उसके दो स्वरूप हैं. एक तो डीलेजिटिमाइजेशन सेंस में व्हाट विल बी द न्यू नैरेटिव बाय व्हिच दे लेजिटिमाइज द पावर, राइट? और जब आपके पास इकोनॉमिक नैरेटिव नहीं है तो स्वाभाविक रूप से नेशनलिस्ट नैरेटिव बिकम्स वेरी टेम्पटिंग, और खासकर इस कॉन्टेक्स्ट में वेयर इट ऑल्सो परफॉर्म्स दैट इकोनॉमिक फंक्शन की वी आर इन पॉलिटिकल कंट्रोल.